जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आज होने वाली 25 तारीख परीक्षा को ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जल्दी देख लीजिए बच्चों, समय नहीं है। पहले क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होना चाहिए, या माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंस है। आइए उसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, वर्तमान भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार होने चाहिए। नंबर 1, छात्रों में प्रजातांत्रिक गुणों एवं मूल्यों का समुचित विकास करना। नंबर 2, छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना। नंबर 3, छात्र छात्राओं में व्यावसायिक कुशलता का समुचित विकास करना, जिससे कि देश में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है। इसके लिए बच्चों पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों का समावेश होना चाहिए, तथा छात्र छात्राओं में नेतृत्व संबंधी गुणों का विकास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना का स्पष्टता समझाइए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है। भारत में 10 वर्षीय शिक्षा को प्रायः माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा आती है, तथा इस शिक्षा प्रणाली में 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा होगी, अतः 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। इस शिक्षा प्रणाली में उच्चतर माध्यमिक हेतु 2 वर्ष तथा स्नातक 3 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था की गई है। आगे अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न 6 अंकों का है। मोस्ट इंपॉर्टेंस, कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। दंड क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, या विद्यालय में दंड देने के क्या कारण है। ठीक है, आइए इसको उत्तर देखेंगे बच्चों। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के परिणाम स्वरूप कष्टदायक अनुभव प्राप्त होता है, चाहे वह प्रकृति प्रदत्त हो या अर्जित, तब उसे दंड कहा जाता है। दंड किसी व्यक्ति को अनुचित कार्य करने पर दिया जाता है। आप लोग समझते होंगे बच्चों, ये सब क्वेश्चन आप बना के लिखेंगे तब भी आपको पूरा अंक मिलेगा। ठीक है। शिक्षा में दंड की उपयोगिता। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन स्थापित करने में दंड का विशेष महत्व है। बद्धकालीन शिक्षा में दंड को अनुशासन स्थापना का प्रमुख साधन समझा जाता था। इस समय व्यक्ति प्रचलित थी कि डंडा छूटा बालक बिगड़ा। ठीक है। उस समय छात्र द्वारा गलती करने पर उसे कठोरतम दंड दिया जाता था। मध्यकाल में शारीरिक दंड की प्रधानता थी, लेकिन बाद में शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवेश के फलस्वरूप शारीरिक दंड की प्रधानता समाप्त हो गई, किंतु अन्य प्रकार का दंड आज भी प्रचलित है, क्योंकि दंड के अभाव में अनुशासन की स्थापना करना एक कल्पना ही है। छात्रों की बुरी आदतों को छुड़ाने, उन्हें अनुचित कार्य करने में रोकने तथा बुराइयों से बचाने के लिए दंड अत्यंत आवश्यक है। दंड के स्वरूप को नियंत्रित करने में विशेष सूझबूझ से काम लेना चाहिए। दंड का उद्देश्य सदैव सुधारात्मक ही होना चाहिए। ठीक है। आइए कुछ वैकल्पिक बच्चों प्रश्न देख लिया जाएगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि या किसकी परिभाषा है, तो यह वुडवर्थ की परिभाषा है। किसकी? वुडवर्थ। सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विनय साइमन बुद्धि के परीक्षण की शुरुआत की थी, कब की थी, तो सन 1905 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों यहाँ घा हो जाएगा। 70 से 80 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो दुर्बल बुद्धि कहलाता है, दुर्बल बुद्धि वाला कहलाता है। देखो, क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्न में बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बच्चों स्पीयरमैन है। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से कौन है, तो बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थर्स्टन थे। सही जवाब बच्चों यहाँ का हो जाएगा। समान बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है कितनी, तो 90 से 110। सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा। उत्कृष्ट बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है कितनी, तो 110 से 120। प्रतिभाशाली जिस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों है मोस्ट इंपोर्टेंट, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा मानसिक स्वास्थ्य में क्या अंतर है, या मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ बताइए, या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से किस प्रकार भिन्न है। तो आइए इसका बच्चों उत्तर देखेंगे। देखो, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। मानसिक स्वास्थ्य एक मानसिक दशा है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान उस सामाजिक दशा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन दोनों में अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। देखो, नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व
की जो है पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्तित्व की इस क्रियाशीलता का जो है अध्ययन करता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की एक विशिष्ट स्थिति को बताता है। यह स्थिति दो प्रकार की हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक अस्वस्थता, इन व्यक्ति स्थितियों को जो है अध्ययन करने वाला विषय ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। देखो, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों, मानसिक अस्वस्थता के लक्षणों, मानसिक रोग तथा उनके कारणों और मानसिक अस्वस्थता को दूर करने के उपायों का अध्ययन व विवेचना करता है। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर ही शिक्षण प्रक्रिया की गतिशीलता निर्भर करती है। तो बच्चों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।